एमआर क्लास में स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि अगले क्लास में लेकर के आएंगे आपके लिए ना नालों का निर्माण। है कि नालों का निर्माण कार्य में हो चुकी थी हम लोग, तो इसलिए आपको वैदिक काल या कहे या फिर वैदिक सभ्यता कहें, तो इस वैदिक सभ्यता में आपको लेके चलते हैं इनके कुछ परिचय। क्योंकि प्राचीन काल में अगर बात करते हैं तो पाषाण काल आदि चीज़ों पढ़िए, पुरापाषाण काल, इसके पश्चात आया नवपाषाण काल। अब है कि नवपाषाण काल में जो मोहनजोदड़ो आदि चीज़ की जो होता हड़प्पा सभ्यता की जो वस्तुएं प्राप्त हुई, साक्ष्य प्राप्त हुआ, उन साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने हमें जो पढ़ा, जो जिसके बारे में जाना, उनकी सभ्यता कैसी थी, वो रहते कैसे थे, उनका जीवन परिचय कैसा था, क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई, मन के आदि नालों के निर्माण, दुर्ग, उछले शहर, निचले शहर, स्नानागार, बहुत सारी चीज़ें। वैसे ही अगर हम बात करते हैं कि आप वैदिक सभ्यता के बारे में या वैदिक काल या आप सभ्यता, इसे कर सकते हैं। अब इनके परिचय की हम बात करते हैं, तब वैदिक काल जो है खास तौर पे हम जी तो अब देखिए वैदिक सभ्यता पूर्व काल, पूर्व वैदिक दो भागों में इसको बांटा गया। हम अपने पढ़ने के यानी अपने स्टडी के अकॉर्डिंग इसको खास तरह से दो भागों में बांट रखे हैं, है ना। एक तो पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक, और दूसरी जो रही वो उत्तर वैदिक। हाँ, जैसे कि हम लोग पूर्वार्ध और उत्तरार्ध पढ़ रहे हो, बिल्कुल। तो पूर्व वैदिक काल, और अब है कि पूर्व वैदिक काल जो है वो 1500 से लेकर के 1000 बीसी, 1500 से लग 1000 बीसी, लगभग जरूर लगाइए। और लगभग इसलिए लगाते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि लगभग का अर्थ है कि किसी भी चीज को डिक्लेयर ना करके एकदम उन पे लगभग, है ना, ताकि अगर उनसे कई नए साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो उन साक्ष्यों को गलत ना साबित करके नए साक्ष्यों की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए हम लगभग का उपयोग करते हैं, उचित है। अब उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल की हम बात करते हैं क्योंकि 1000 बीसी खत्म हुआ, तो कोई चीज खत्म होगा तभी तो दूसरा नया शुरू होगा। तो नया शुरू हुआ, नया शुरू हुआ तो 1000 उत्तर में अपने अपने काल के अनुसार, अपने अपने समय के अनुसार हम बांट लिए। जैसे कि मान लिए एक दो बच्चा है, वो काला है, वो गोरा है ना, और बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ काले हैं कुछ गोरे, तो दो ना दो ग्रुप में बांट लेते हैं। वो काला वाला का ग्रुप है, वो गोरा वाला का ग्रुप, काला वो है ना, वो गोरा ना मानिएगा, हाँ, तो काला वाला ग्रुप। वैसे ही ना एक उत्तर वैदिक काल और एक पूर्व वैदिक काल, है ना, जो कि 120 बीसी बिफोर क्राइसिस, यानी घटना पहले घट चुकी, वो जो टूट फूट चुकी है उनके कुछ साक्ष्य बचे हैं। तो बिफोर क्राइसिस BCE, बिफोर क्राइसिस एरा, उस दौरान की घटनाओं समय में घट रही हो सब, तो बिफोर क्राइसिस एरा। तो बी और एबी डोमिनी से पहले, इनसे घटी हुई जो वो, और एक है सी सेंचुरी, यानी कि ईसवी सदी। जैसे अब इनकी जय परिचय से भी अब है कि जो पूर्व वैदिक काल रहा 1500 1000 बीसी का लगभग, है ना, और उत्तर वैदिक काल जो ना, इनका अगर बात करते हैं तो वैदिक इन्हें उत्तर वैदिक काल या फिर ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है।
ऋग वैदिक काल अथवा ऋग्वैदिक सभ्यता। वैदिक शब्द का विकास वेद से हुआ है। जो ये वैदिक शब्द है ना हुआ, यही वैदिक शब्द का ना जो शब्द निकला है ना, इस शब्द निकला है वेद से, है ना। वेद और वेद विद्वान से निकला है, और वेद शब्द जो है विद्वान से निकला है, क्योंकि विद्वान ही वेद का निर्माण करता है। और इस वेद से आपका हो गया लाइटें कट गई। हाँ हाँ, तो हाँ तो कटे हम क्या कर सकते हैं। वो नया नया बात, विद्वान, ज्ञान, ज्ञानी, हाँ बाकी सब तो सही है। ज्ञानी तो इसका जो ज्ञान का निर्माता कहा जाता है वो आर्यों को कहा जाता है। इसे कहा जाता है वेद शब्द आर्यों को कहा जाता है। इसका जो आर्य है ना, सुना होगा जब रामायण महाभारत देख रहा होगा या कोई सी पुरानी ऐसी वेब सीरीज, तो मैं कहता हूँ कि आर्य ना, ऐसा कहा जाता है कि आर्य का आगमन भारत में हुआ था। आर्य अफ्रीका से आए ना, तो है कि बिल्कुल जब होमोसेपियंस थे और टेक्टोनिक प्लेट जब नहीं बटी हुई थी, तो एक दूसरे से जब जुड़ी हुई थी, तो उस दौरान हो सकते हैं हम वहीं रहे हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो जो भाग है वो इसी स्थल का भाग है, इसी सरफेस का भाग है। तो ये हम ऐसा मान सकते हैं कि ये विकसित रूप हो सकता है। तो आर्य का अर्थ आर्य को जाना जाता है। इसके निर्माता किसको जाना जाता है? आर्य। और आर्य जो थे यह संस्कृत, यह आर्य जो है यह संस्कृत शब्द है। आर्य जो है यह कौन सा शब्द है? संस्कृत शब्द है। और आर्य की जब बात करते हैं तो इस आर्य का शब्द मतलब होता है, अर्थ जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ यानी सबसे उच्चतम, बढ़िया, एकदम, है ना, श्रेष्ठ एकदम। हाँ तुम लोग है ना खाली लाल परी को देखे में तो अर्थ होता है श्रेष्ठ या उच्च। भाषा, यह भाषा का एक मूल रूप है। खास करके यहाँ निवास करते थे तो यह मूल रूप से आधार पर ये आर्य का इस्तेमाल करते थे। इसके मैक्स ना, ये जो है ये है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर के अनुसार हम बोलते हैं मैक्स मूलर का, तो ये मध्य एशिया के क्षेत्र से आए थे। कहाँ से? तो मध्य एशिया से आए। हालांकि यह होमोसेपियंस के बाद छोड़कर कहते हैं तब, लेकिन अगर हम इन बातों को हम कहते हैं कि किस प्रकार से मैक्स मूलर के द्वारा, क्योंकि मैक्स मूलर के अनुसार हम बात करते हैं तो वो मध्य एशिया से आए हुए के अनुसार वो कहते हैं कि मैक्स मूलर ही एशिया से आया, मतलब आर्यों का आगमन वो मध्य एशिया से हुआ था। और अगर हम डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार बात करें तो ये एक, हाँ बिल्कुल आल्पर्स, क्योंकि कई हिस्टोरियन रहे तो कई हिस्टोरियन के दौरान अपने अपने विचार अपने में प्रस्तुत किए अपने ना, क्योंकि जो खोज किए उन्होंने उस पर एक अच्छी और एक श्रेष्ठ खोज थी। उन श्रेष्ठों के अनुसार मैं है ना पहले लिखे मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया से आए, परंतु अगर संपूर्णानंद के अनुसार तो आल्पस पर्वत से आए। तो देख हाँ डॉक्टर संपूर्णानंद
नंदगुप्त, है ना। संपूर्णानंद के अनुसार वो कहाँ से आए हैं? आर्य जो, हाँ भाई हम ही क्षत्रिय ब्राह्मण वगैरह ये सब मतलब कि ये भारतवासी, हमका मतलब हमरा मत समझ लियो पहला एकदम हमरे समझ लेता है। हाँ क्षत्रिय तो बोल देगा। संपूर्णानंद, तो संपूर्णानंद के अनुसार ये यूरेशिया से आल्पस पर्वत है ना। आल्पस एगो पहाड़ है ना, पर्वत, वही पर्वत वही पहाड़ से आए है ना वो, क्योंकि वो वही रहा करते थे, जो कि वो कहाँ पड़ती है? यूरेशिया। अब कहो कि यूरेशिया सर कहाँ है? तो यूरेशिया जैसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, कोई महाद्वीप यूरेशिया नहीं है। एशिया का थोड़ा भाग और थोड़ा यूरोप का भाग, ये दो को भाग मिलकर ना यूरेशिया का है। तो वहाँ एक पहाड़ है, पर्वत, उन पर्वतों के अनुसार है, यानी उनका कहना था, डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार, कि संपूर्णानंद का कहना है कि आल्पस पर्वत से ही आए हैं, जो कि यूरेशिया, यानी उनका संपूर्ण कहते हैं मध्य एशिया तो ठीक है, लेकिन है ना अगले हिसाब में उन्होंने इस बात को पूरी तरह से ना ये आल्पस पर्वत पे डाल दिया, यूरेशिया पे डाल दिया। और अगर हम इस बात करते हैं तो स्वामी दयानंद के अनुसार जो है वो तिब्बत से आए हैं। तो एक और अब इस बारे में आ जाते हैं, तो इसमें एक और बात जुड़ जाती है ना, कि स्वामी दयानंद सरस्वती। अब तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, नोट करियो, हाँ मिटा देते हैं। तो हम बात करते हैं किसकी? सरस्वती दयानंद की। तो सरस्वती दयानंद के अनुसार, सरस्वती दयानंद के अनुसार ना तिब्बत से यहाँ पर कैलाश पर्वत है ना, हर हर महादेव जय भोलेनाथ, डम डम डमरू बजावे, है ना हमारा जोगिया वाला। हाँ, तो उनके अनुसार, सरस्वती दयानंद के अनुसार तिब्बत से आए, भोले बाबा की नगरी से। बिल्कुल। अब एक और रिसर्चर है बाल गंगाधर तिलक, जो कि बाल गंगाधर तिलक, बाल अब झांसी के रानी वाला बाल गंगाधर तिलक मत समझ दीजिएगा, है ना। तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार वो आर्कटिक प्रदेश से है, क्योंकि ध्रुवीय प्रदेश है, आर्कटिक से। अब ध्रुवीय प्रदेश यानी कि अभी जहां हम हुए इसके ठीक अपोजिट साइड में, जहां पर सिर्फ बर्फ और बर्फ ही है। तो अगर हम बात करते हैं कि आर्कटिक में है जो पृथ्वी में, तो उस वक्त तो यह प्रश्न था कि आदि मानव होमोसेपियंस या फिर मनुष्य आदि रहते थे वहाँ, तो क्या उसके वहाँ से आए हम? तो ये अलग अलग का अलग अलग अपना अपना विचार है ना, के अनुसार। अब इनकी जानकारी जो है वो साहित्यिक है ना, पुरातात्विक है ना, दोनों साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों से, क्योंकि ये साक्ष्य से भी प्राप्त किया और तथा ये कई बुकों का अध्ययन करने के पश्चात यह बताते हैं कि हाँ
ये मेरे अनुसार नहीं, हमका हाँ हम खोजे नहीं गए थे पता है ना, कहीं आज रील देखो तो आज रावण को कौन मारा था, हम चचा नहीं मारे थे। एगो ना वास्को डिगामा पूछता है, एक ऐसी कॉमेडी है, कहता है कि वास्को डिब्बा डिब्बा वाला, वास्को डिब्बा वाला कब आया, हम ही ना जानते हैं ये ना। तो तो वास्को डिगामा को वास्को डिब्बा वाला कह रहा था, एक लड़का था ऐसे ही, तो ताकि हम नहीं आए हैं सर जी, वास्को इसको डिब्बा वाला काटी कौन था तो बात गंगा तिलक से लौटते हैं अपने टॉपिक पे, आर्कटिक प्रदेश से, जो कि एक ध्रुवीय प्रदेश, ध्रुवीय वो प्रदेश है जहाँ पर है ना ज्यादातर बर्फ है, बर्फबारी है, यानी कि वो -डिग्री सेल्सियस में अभी चल रही है। जब पृथ्वी का उद्भव हुआ था और ठंडी हुई तो लगभग 1000 से लेकर के 118 डिग्री तक माइनस में चली गई थी। तो वो -18 डिग्री सेल्सियस अभी भी उधर है, लेकिन कई लोगों का यह मानना है कि अभी कोई कोई यहाँ नजर आता है, लेकिन हाँ तो अभी अब तो सैटेलाइट से ही कुछ पता चल सकता है। हाँ, यह प्रत्यक्ष शास्त्र के स्रोत है। अब है कि बंदे को है ना, ठीक है, बोगा जे कोई का अभिलेख मिला है, जो कि 1400 BC के इसी अभिलेख से इंद्र, वरुण और नत्स्य नामक देवताओं का उल्लेख मिला है। अब लो, ये वो चर्चा खत्म नहीं हुआ कि दूसरा चर्चा का विषय ही मिल गया सबको, है ना। जैसे कि अभी इस कन्या को या फिर कोई लेडीज वगैरह को देख लो, लड़की को देख लो, ये वो बात पछता नहीं है पेट, ये वो बात खत्म होता नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं से कोई टॉपिक मिल ही जाता है ना। तो इन टॉपिकों के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो वैसे ही ये टॉपिक खत्म हुआ नहीं कि पूरा तत्व शास्त्र का एक और आ गया बुझगाड़ के, है ना, बुगाज कोई का। तो बुगाज कोई में एक अभिलेख प्राप्त होता है, नोट कर लीजिए। हाँ, चलिए हम इरेज कर देते हैं अभिलेख। अब है कि अभिलेख तो बोजा गोई, बोजा गोई क्या अभिलेख, बोजा कोई जगह का नाम है ना, बोजा गोई अभिलेख है ना कि अभिलेख, बोजा गोई अभिलेख, एक अभिलेख है बोजा गोई, जो कि इनमें से 1400 BC से, इस 1400 BC के इसमें क्या मिला है कि, है ना, इंद्र, वरुण ना, मित्र, नात्सक नामक देवताओं का उल्लेख मिला है, नामक देवताओं का, ना भाई देवियों का उल्लेख नहीं मिला है, बड़ा देवियों पर पड़ल है देवियों का मिलेगा तो ना लिखना 22.5 देवियों का उल्लेख चाहिए ही नहीं। अब अब है तो ये तो हो गया, इससे पहले कि पूर्व वैदिक, है ना, पूर्व वैदिक काल में मिले कौन कौन से चीजें हैं ना, तो इसमें मिले थे गौरिक, इस पूर्व वैदिक काल में गौरिक प्राप्त हुए हैं,
अब ये मत कहियो कि गौरी केकरा कहते हैं ना। तो गौरी गौरी कहा जाता है मिट्टी के बर्तन को, मृद भांड को। तो गौरी प्राप्त हुए हैं, है ना, कहाँ से? तो पूर्व वैदिक काल से प्राप्त हुए हैं ना, जो कि यानी कि इन्हें अगर हम वैज्ञानिकों के नाम से हैं तो ओसीपी के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिक नाम ओसीपी, जो कि पूर्व वैदिक काल में ध्रुवित है। अब उत्तर वैदिक काल से मिले बर्तन को चित्रित धूसर मृदभांड यानी PGW, और उत्तर वैदिक काल से चित्रित मृदभांड, है ना, वैज्ञानिक भाषा PGW ना, पिक्चर ग्राफिक में प्राप्त हुआ। लेकिन अगर इसमें कोई पिक्चर नहीं, साधा सुधा एकदम मिला एकदम, है ना, मिट्टी के बर्तन, इसलिए गौरी कहा गया। और उत्तर में बर्तन तो मिले लेकिन इसमें चिकना खूब एकदम पॉलिशदार, है ना, साथ ही साथ उस पे पेंटिंग बनाया हुआ। अब पेंटिंग तू बनाया था? कोई जरूरी है कि लड़कियां बैठने बनाएगी? तो अब त्रितमित है ना। अब साहित्यिक स्रोत में 4 वेद, इनके वेद, अब है कि इनके स्रोत क्या हो? तो इनके स्रोत के अनुसार वैदिक काल में 4 वेदों का उल्लेख किया गया है ना। वो ऋग्वेद, जो कि संकलन करता कृष्णदेव पायन है। ऋग्वेद, वेदों में 4 वेद, उसने 4 वेद का उल्लेख किया गया है ना। वेद, चल ऋग्वेद, जिसका संकलन यानी कि संकलन मतलब उनको लिखने वाले, बनाने वाले, है ना। इसका ऋग्वेद का संकलन कृष्णदेव पायन, कृष्णदेव पायन वेदव्यास का नाम है। वेदव्यास का असली नाम कृष्णदेव पायन है ना। तो इनका संकलन किसने किया था? कृष्ण देव पायन, यानी कि वेद व्यास, वेद व्यास, वेद नहीं लिखने की वजह से ही नाम पड़ा था। इसमें कुल 10 मंडल, 1028, है ना, सूक्त हुए। सूक्त मतलब मंत्र। इसमें कम से कम कितना? 10 मंडल और 1028 सूक्त, मतलब कि मंत्र, 1028 मंत्र। और इसमें जो 10वां मंडल है वो सबसे नया है। 10वां मंडल जो है वो सबसे नया मंडल है। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र की रचना, जो कि विश्वामित्र द्वारा किया गया था ना, वही विश्वामित्र जिसकी मैंने कहा तपस्या भंग कर दी थी ना। बनो तुम, तपस्या करो, जाओ, मेनका तो अपने आप मिल जाएगी। मेनका के तो 1028 मंत्र। इसमें तृतीय 10वें मंडल में ऋग्वेद का संकलन, मंडल 10 हो, है ना। और 10वां
10वां सबसे नया मंडल, तृतीय मंडल। इसके तीसरे यानी कि तीसरे मंडल में तीसरा या फिर तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का गायत्री मंत्र की रचना, गायत्री मंत्र की रचना हो। रचना लड़की का नाम नहीं है वे, दोनों रचना है ना, मतलब बनाना। यानी इसकी रचना भी किसने की थी? तो इसकी रचना अभी तो बताया, विश्वामित्र। विश्वामित्र के द्वारा, जिसकी मेनका है ना, जिनकी मेनका ने तपस्या भंग कर दी थी। और किसके कहने पर? इंद्र के कहने पर कि हमारे सिंहासन न डोला देवे, है ना, क्योंकि इतनी भारी तपस्या कर रहे हैं। वो एक तो पहले भी राजा हुआ करते थे, क्षत्रिय राजा, बहुत बाहुबल वाले। फिर वो ब्रह्म प्राप्त किए और फिर विश्वामित्र ने तपस्या शुरू की, और तपस्या शुरू करके और फिर ब्रह्म ऋषि बने। और विश्वामित्र जो कि भारी तपस्या से डर करके इंद्र ने मेनका को भेज दिया था, जा जाओ, तपस्या भंग करके है उनका। और इनका 7वां में दशराज युद्ध से है, दशराज ना। और 7वां मंडल, 7वां मंडल जो महत्वपूर्ण के हिसाब से है ना, दशराज युद्ध जो पूछी जाती है। दशराज युद्ध ये दरोगा, एसएससी, एमटीएस, टीचर, इस सब में ज्यादातर पूछी जाती है। और खास करके बीपीएससी के पीटी या इसके पीटी में ज्यादा जीके दिया। 9वां मंडल, 9वां मंडल सोम देवता से संबंधित। किससे? सोम देवता, सोमरस नहीं, सोम देवता संबंधित। सोम देवता। और 10वां मंडल जो वर्ण व्यवस्था को लेकर के क्या था। और 10वें मंडल में जिसका जिक्र है वो वर्ण व्यवस्था को लेकर के, जैसे कि आपने वर्ण व्यवस्था के बारे में जाना होगा। जैसे कि 4 वर्ण हुआ कर है ना, व्यवस्था में 4 वर्ण हुआ करते थे, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ब्राह्मण जो हुआ करते थे वो ब्रह्म ऋषि आदि साधु संत सब थे। पुरोहित को बता दीजिए, पुरोहित और पंडित जो पूजा कराते आदि गाने होते थे, तो उस वक्त है ना, तो इन श्रेणियों में उनको ही ले लिया। लेकिन एक तो हो गया ये ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय। क्षत्रिय जो राज्य करते थे, राजा आदि चादि यानी प्रजा की रक्षा आदि करते थे, वो उनको ये क्षत्रिय। तीसरा वैश्य, जो वयस्क हुआ करते थे और थोड़ी बहुत जानकारियां जानते थे और शिक्षित नहीं हुआ करते या थोड़ी बहुत शिक्षित थे, वो यानी ज्ञान उन्हें नहीं प्राप्त था, ज्ञान यानी पढ़े लिखे, ज़्यादा शिक्षित नहीं। और शूद्र वो जो पूरी तरह से यानी कि जो वयस्क ना हो, है ना, अबोध हो, जो ना जानता हो, छोटा हो, जन्म से लेकर के, है ना, अगर 11, 12, 15 साल के बच्चों को अगर बात करें तो ये खास करके ज़्यादातर तो ये शूद्र हुआ करते थे। शूद्र मतलब कि जिनको ना जानकारी, जिन अबोध हो, जिनको कोई ज्ञान नहीं हो,
तो ये शूद्र। तो आज तो वैश्य माने, हाँ वही, वो वैसे नहीं, वैश्य अलग होता है बाबू, है ना। आज लोग प्रेम विवाह करते हैं, जो पहले भी होता था तो गंधर्व विवाह के नाम से जानते थे, है ना। तो ये कोई नया प्रचलन नहीं है, लेकिन इसका फायदा बहुत जल्द गलत उठाया जा रहा है। तो ऐसे नहीं किए, अपना अपने हाथ में है वर्ण व्यवस्था। अब है कि सामवेद। सामवेद में संगीत का वेद है, जो कि 7, है ना, स्वरों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम प्रयोग, है ना, 7 स्वरों का प्रयोग सामवेद में किया गया है। किसमें? सामवेद में। और फिर आता है यजुर्वेद, जो कि यज्ञ विधि विधियों से संबंधित है, जिसमें गद और पद वेद या दोनों का रूप इसमें लिखा हुआ है, उसमें यजुर्वेद में। और एक बच जाता है आपका अथर्ववेद, जिसमें तंत्रिक साधना, तंत्र मंत्र, जादू टोना, है ना, वशीकरण आदि ये इसका वेद। तो ये हो गया आपका अथर्ववेद। सबसे बाद वाला द लेटेस्ट वेद, लेटेस्ट बुक अथर्ववेद, जिसे ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा गया है। वेद की इसके रचनाकार जो है ना, आज के लिए प्राचीन भारत का वैदिक सभ्यता का यही समाप्त करते हैं ये क्लास। और इसी वैदिक काल में आपका वेद का रचनाकार कौन कौन है, ये अगले पार्ट 2 में, वैदिक पार्ट, है ना, वैदिक सभ्यता पार्ट 2 में आपको मिल जाएगी। देखते रहिए, शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए। एमआर क्लासेस में स्वागत, और बने रहिए। धन्यवाद।